फिल्म सावरकर में सच्चाई है कोसों दूर। सावरकर से कब मिले भगत सिंह? सावरकर पर बनी फिल्म की कड़ी आलोचना हो रही है। एक खास तरह के नैरेटिव को फैलाने वाली इस फिल्म में सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। फिल्म में इस तरह की बातें बताई गई हैं जिनका इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। फिल्म में दिखाया गया है कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के गठन की सलाह दी थी, जबकि इतिहास बताता है कि उस समय सावरकर हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील कर रहे थे। फिल्म ये भी बताती है कि भगत सिंह ने सावरकर से उनकी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद करने की इच्छा जताई थी, लेकिन इतिहास में कभी भी भगत सिंह और सावरकर की मुलाकात का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब फिल्मों के जरिए फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा, ऐसी फिल्मों की सच्चाई से जरूर हो रूबरू। आपको ऐसी फिल्मों की सच्चाई जरूर जाननी चाहिए जिन्हें एक खास एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जिन फिल्मों के जरिए झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों नमस्कार। फिल्में लोगों की समझ को कई तरह से प्रभावित करती हैं। मीडिया के इतने सारे माध्यमों में फिल्म को सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देश में कुछ फिल्म निर्माता ऐसी फिल्में बनाने लगे हैं जो एक खास तरह की नैरेटिव, एक खास तरह की सोच, एक खास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों, नैरेटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन ऐसा नैरेटिव किस काम का जिसमें सच्चाई ना हो, जिसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मनपसंद कहानियां भरी हुई हो। कई वर्षों पहले हमारे देश में ऐसी फिल्में बनी थी जो समाज में जो कुछ चल रहा था उसे फिल्मी पर्दे पर दिखाती थी, जिसमें मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन और नया दौर जैसी फिल्में शामिल हैं। गांधी और भगत सिंह के जीवन पर बनी कुछ फिल्में लोगों को काफी प्रेरणा देती हैं, लेकिन 21वीं सदी में अब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जिनका सच्चाई से तो कोई लेना देना नहीं है, साथ ही 2 धर्मों, 2 वर्गों में लड़ाई करवाने में अपना बड़ा योगदान देने लगती हैं। इन फिल्मों में सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ज्यादातर मामलों में हिंदू राष्ट्रवादी नायकों का महिमा मंडन किया जाता है। इन फिल्मों में द कश्मीरी फाइल्स का नाम काफी चर्चा में रहा, जिसका खुद प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जमकर प्रचार किया था। भाजपा के कई नेताओं ने थोक में इस फिल्म के टिकट लोगों को बांटे थे जिससे लोग इसे देख सकें। इसी कड़ी में दूसरी फिल्म आई द केरला स्टोरी, जिसमें इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वालों और आईएस में शामिल होने वालों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। हालांकि इस तरह की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट भी गई थी, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, ना ही उसका समर्थन किया जाता है। इसी लिस्ट में गोडसे पर बनी एक फिल्म आती है जिसमें गांधी जी के हत्यारे का महिमा मंडन किया जाता है। इस फिल्म में संघ का वही पुराना झूठ एक बार फिर दोहराया गया कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। और अब हाल ही में एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है स्वातंत्र्य वीर सावरकर। ये फिल्म तो झूठ के कीर्तिमान स्थापित करती है। दोस्तों, फिल्म में आरएसएस बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक सावरकर को एक महापुरुष की तरह दिखाया गया और दिखाया गया है कि भगत सिंह ने सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिए सावरकर से मुलाकात की। बेशक इस पुस्तक की काफी सराहना हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये किताब मराठी में 1908 में प्रकाशित हुई थी और इसके 1 साल बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित हो गया। अब गौर फरमाइए कि भगत सिंह का जन्म होता है 1907 में और किताब प्रकाशित होती है 1908 में और 1909 तक उसका अंग्रेजी में प्रकाशन भी हो जाता है। तो क्या भगत सिंह ने महज 1 साल की उम्र में उस किताब का अनुवाद कराने की इच्छा जता दी थी? और इतिहास भी गवाह है कि भगत सिंह अपने जीवन में कभी भी सावरकर से नहीं मिले थे। इस फिल्म में सावरकर को यह कहते भी दिखाया गया कि भारत 1912 तक स्वाधीनता हासिल कर लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि 1910 से ही सावरकर अंडमान की सेल्यूलर जेल से अंग्रेज सरकार से माफी मांगते हुए याचिकाएं लिख रहे थे। 1912 आने तक वे इस तरह की 3 याचिकाएं लिख चुके थे। सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए तो वे निष्ठापूर्वक ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। मतलब समझना कठिन है कि एक ओर सावरकर 1912 तक देश को स्वाधीनता दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर वे अंग्रेजों से माफी भी मांग रहे थे। फिल्म यह सवाल भी उठाती है कि कांग्रेस के किसी नेता को क्यों अंडमान जेल नहीं भेजा गया, क्यों उन्हें भारत की जेलों में रखा गया। दोस्तों,
आपको बता दें कि 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद से ही कांग्रेस और गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुन लिया था और इस कारण से उन्हें अंग्रेजों ने अंडमान या फांसी की सजा नहीं दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय जेलों में ही रखा गया। फिल्म का यह भी संदेश है कि भारत को अहिंसा के रास्ते से नहीं बल्कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी मिली। लेकिन आजादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी सक्रिय थे उनमें ज्यादातर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से थे। भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत के बाद भारत में कोई बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस 1945 में मारे गए और आजाद हिंद फौज के अफसरों और भाइयों को लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया था। यानी ये बात किसी भी तरह से साबित नहीं होती कि देश को आजादी हिंसा के रास्ते पर चलकर मिली थी, लेकिन कुछ लोगों को झूठ बोलने और फैलाने की आदत होती है। एक और खास बात फिल्म सावरकर ये भी बताती है कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का गठन करने की सलाह दी थी। ये बात भी सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही बोस ने ये तय कर लिया था कि वे जर्मनी और जापान की मदद से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। जिस समय बोस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, उस समय सावरकर हिंदू महासभा से यह अनुरोध कर रहे थे कि वह अधिक से अधिक संख्या में हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाए ताकि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की शक्ति बढ़े। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ऐसा लगा है कि सावरकर अंतरराष्ट्रीय स्थिति से नावाकिफ हैं और केवल यह सोच रहे हैं कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होने से हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण हासिल हो सकेगा। और तो और बोस ने आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर और अन्य ऐसे सभी लोग जो अब भी ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की बात कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे ये समझ लें कि आगे आने वाली दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगा। यानी इतिहास साफ तौर पर गवाही देता है कि एक और जहां बोस अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, तो दूसरी ओर सावरकर उनसे समझौते की बात कर रहे थे। एक और बोस अपनी आजाद हिंद फौज में भारतीयों की भर्ती कर रहे थे, तो दूसरी ओर सावरकर बड़ी संख्या में हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाने की अपील कर रहे थे। तो इस फिल्म में ये बात कैसे लाई गई कि सावरकर ने बोस को आजाद हिंद फौज का गठन करने की सलाह दी थी? मतलब बात समझिए कि कुछ लोगों के लिए झूठ की कोई सीमा नहीं होती। फिल्म के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि सावरकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे, पर इतिहास में दूर दूर तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आती। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सावरकर का किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा से अपील की थी कि कृपया नेताजी को सावरकर से मत जोड़िए। नेताजी देशभक्तों के देशभक्त थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भाजपा आरएसएस ने सावरकर को एक योद्धा की तरह प्रेजेंट किया हो। पहले भी इस तरह की कई बातें सामने आई हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक किताब विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि महात्मा गांधी के अनुरोध पर सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी। चलिए अब इस पर भी इतिहास खंगाल लेते हैं। दोस्तों, इतिहास में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि गांधी जी ने सावरकर को इस तरह की कोई सलाह दी थी। सावरकर ने 1911 से 1913 के बीच अंग्रेजों को शुरुआती दया याचिकाएं लिखी थी, लेकिन गांधी जी अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। अब उस समय कोई इंटरनेट तो था नहीं कि गांधी जी ने अफ्रीका से सेल्यूलर जेल में कैद सावरकर को यह सलाह दे डाली हो कि आप अंग्रेजों से माफी मांग लो। यदि गांधी जी ने कोई पत्र लिखा था, कोई संदेश भिजवाया होता, तो इसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो मिलता ही। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया। फिर गांधी जी क्यों किसी को दया मांगने की सलाह देते? गांधी जी ने कई बार जेल यात्राएं की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जेल में डालने का डर दिखाया गया, लेकिन वे तब भी किसानों के साथ खड़े रहे। पुणे की जेल में जब कस्तूरबा अंतिम सांसें ले रही थी, तब गांधी जी अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। नेहरू भी अलग अलग मामलों में लगभग 9 साल जेल में रहे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भी कभी भी माफी मांगने की सलाह नहीं दी थी। तो उन्होंने सावरकर को माफी मांगने की सलाह क्यों दी? यहाँ भी भाजपा ने यह साबित करने की कोशिश की कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी, बल्कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। फिल्मों के पहले भाजपा आरएसएस ने अपने एजेंडों को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। साथ ही साथ गोदी मीडिया के कुछ गोदी पत्रकारों ने भी इस मामले में अपने आकाओं का खूब साथ दिया। झूठ को किसी चमत्कार की तरह प्रस्तुत किया गया और इस चमत्कार के प्रकाश के चलते लोग उसे सच भी मान बैठे। पता क्यों? क्योंकि उस तरह के मैसेजेस में एक खास तरह की लिखावट और बोली का यूज किया जाता है। कुल मिलाकर इस मामले में बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश की गई। ज्ञानी इस तरह से
बनने की कोशिश की गई है कि हमने जो कह दिया, हमने जो लिख दिया, हमने जो टीवी पर सोशल मीडिया पर चला दिया उसे दुनिया सच मान बैठे। ज्ञानी तो वह होता है जिसके अंदर विनम्रता, धैर्य, तार्किक शक्ति हो, जो खुद की गलतियां बताने वालों से भी सीखे, अपनी बात गलत साबित हो जाने पर भी जो सामने वाले की बात को स्वीकार कर सके, वही तो ज्ञानी होता है। लेकिन अब ज्ञानी की परिभाषा भी अलग तरह से लिखी जाने लगी है। अब अपने झूठे ज्ञान को सही साबित करने के लिए पहले तो तेज बोला जाता है, उससे बात ना बने तो कुतर्कों और झूठों का सहारा लिया जाता है, और उससे भी बात ना बने तो धमकियां दी जाने लगती हैं। अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा कि कोई भी चीज देखें, सुने, पढ़ें, उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लें। इस समय खबरों में, सूचनाओं में जबरदस्त मिलावट चल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस मिलावट के दौर में सही खबर, सही जानकारी की परख करें और उसी पर ही भरोसा करें। नमस्कार।